हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विच इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। सो डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर और कहाँ से आया, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट लगी हमको। सो हम लोगों ने इन जनरल अब तक बहुत टाइप के नंबर से डील कर रखा है, जिसको आप पॉजिटिव नंबर्स बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, फ्रैक्शन, इरेशनल, रैशनल। आपने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। सो इतनी कैटेगरी होने के बावजूद भी मुझे इसका रिक्वायरमेंट क्यों लगा। सो पहले इसको समझते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट पर्टिकुलरली देखते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, सो हमने जो इतने टाइप के नंबर्स पढ़ रखे हैं उनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले तो हम देखते हैं कि अपने पास नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन जो हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। सो पहले मैं देख रहा हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या कि अब तक हमने नंबर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। लाइक सबसे पहला कैटेगरी जो हमने सबसे पहले बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स, जैसे हम यूज करते हैं 1 2 3 4 फिंगर्स काउंटिंग। तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें कहीं भी कोई पॉइंट नहीं आता, ये फिक्स आपके पास वैल्यू देता है। तो सबसे पहले हमने जो इवॉल्व किया, जो बनाया हमारे रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, वो क्या था, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसमें हम कौन कौन से नंबर्स लिखते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कीप इन माइंड वन थिंग, नेचुरल नंबर में जीरो या कोई नेगेटिव या पॉइंट का नंबर नहीं आता। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। इसीलिए इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते थे। हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 से। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बहुत पहले की बात है, जब नंबर सिस्टम था ही नहीं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम लोगों ने इसको फॉर्म किया। ठीक है, इन जनरल जब नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं तो इसको डिनोट करने का सिंबल होता है कैपिटल एन। सो अब से अगर मुझे आगे कहीं भी कैपिटल एन दिखेगा इन केस ऑफ नंबर्स, तो मैं क्या मानूंगा कि वो क्या डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब हुआ क्या, नेचुरल नंबर तो बना लिया, पर एक जगह पे आके हम लोग अटक गए। लाइक नेचुरल नंबर का मतलब क्या था कि हम काउंटिंग नंबर्स यूज कर रहे थे। ऑब्वियसली काउंटिंग मीन्स सम ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व्ड। सपोज करो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, आपको मैंने वो 2 ऑब्जेक्ट पास कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे, दैट इज 0। हमने 0 पढ़ लिया इसलिए हमको पता है, बट यहाँ तो पता ही नहीं था, बिकॉज यहाँ तो समझा ही नहीं कि अगर मैंने पूरे ऑब्जेक्ट दे दिए तो बचा क्या मेरे पास। तो यहाँ से हमने एक नया कैटेगरी और बनाया, और टू बी प्रिसाइज हमने सिर्फ एक नया नंबर डिफाइन किया, जिससे एक नया कैटेगरी बन गया। इस नए कैटेगरी को हमने क्या बोला, होल नंबर। हुआ कुछ नहीं, काउंटिंग नंबर्स में ही जब मैंने 0 को भी इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जो नया कैटेगरी बना उस कैटेगरी को मैं बोलूंगा होल नंबर। सो यहां से मेरा एक नेक्स्ट कैटेगरी बन गया, जिसमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मेरे पास जितने ऑब्जेक्ट थे मैंने सारे ही पास कर दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, नाउ वन मोर केस। ठीक है, यहां तक भी हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट हम नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो उसका सोल्यूशन इज मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ यहां तक ये मुझे समझ गया कि चलो मैंने सब कुछ दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। नाउ कंसिडर वन मोर केस। सपोज मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपने आपके 2 ऑब्जेक्ट मुझे दे दिए। ठीक है, सो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 4, बट आपके पास 0 हो गए। नाउ अब अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं, सो हुआ क्या, मेरे ऑब्जेक्ट्स में +2 हुआ। ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट 2 से इंक्रीज हुए। व्हाट अबाउट योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपके 2 से डिक्रीज हो गए। डिक्रीज हो गए इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी सम क्वांटिटी जो इनको कम भी करती है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि 0 1 2 3 4 नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, तो देयर शुड बी सम क्वांटिटी जो इसको डिक्रीज भी करेगी। ठीक है, तो इन्हीं का एक नेगेटिव काउंटर पार्ट भी बनाया। ठीक है, और अब इस टर्म को हमने नाम दिया इंटीजर्स। इस टर्म को हमने नाम दिया इंटीजर्स, जिससे आप लोग अवेयर होते हो नॉर्मली। सो इंटीजर्स क्या हो गए अपने पास, इंटीजर्स में अब मैं नेगेटिव पार्ट भी काउंट करूंगा, मतलब -3 -2 -1, इनफैक्ट 0 भी काउंट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए नॉर्मली 2 सिंबल यूज करते हैं, या तो z या फिर i। i हम रेयरली यूज करते हैं बिकॉज i कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आएगा, आपको आगे दिखेगा। सो जनरली वी प्रेफर द सिंबल z। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा बोलूं कि इन सब केसेस से हमने क्या किया, जो भी कंप्लीट नंबर्स थे, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सब डिफाइन कर दी। इनफैक्ट इससे हमारे सारे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बहुत इजी हो गए। लाइक अगर मुझे कुछ काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ट्रांजेक्शन करना है तो वो हमारे लिए पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सेकेंडली, क्या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये जो इंटीजर का सीरीज है, इसमें से
जब मैं फर्स्ट सीरीज को ऑब्जर्व करूं तो दिस विल डिनोट नंबर या दिस विल डिनोट पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं है। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो जीरो भी नहीं है, तो इसी चीज को ध्यान रखना, एक वर्ड होता है पॉजिटिव, एक वर्ड होता है नॉन नेगेटिव। दोनों को केयरफुल रहोगे बिकॉज यहीं पे मिस्टेक होता है बहुत बेसिक से। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव हमको लगता है कि दोनों सेम होंगे, पर एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, जब हम बात करेंगे पॉजिटिव नंबर्स की, तो पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ स्टार्टिंग विथ 1, उसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये समझना। नॉन नेगेटिव का मतलब जिसमें कोई नेगेटिव पार्ट ना हो। तो आप बोलोगे सर आपने भी यहां भी सेम चीज बोली, यहां भी सेम चीज बोली। द ओनली प्रॉब्लम इज विद दिस जीरो। ठीक है, आप जीरो को क्या काउंट करते हो? जीरो को आप पॉजिटिव काउंट करते हो या नेगेटिव? सो कुछ लोग बोलेंगे न्यूट्रल। As such, there is nothing called neutral in mathematics basically. वो फिजिक्स का टर्म होता है न्यूट्रल अपने पास, बट मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा और ना ही नेगेटिव में काउंट होगा। तो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ जीरो, जीरो का हमने क्या बोला? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब मैं बात करूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स की तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बट जब मैं बात करूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की तो मैंने क्या बोला? नॉन नेगेटिव एंड जीरो इज नॉट नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या बोला था? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। तो जब नॉन नेगेटिव की बात करोगे तो अब यहाँ पे जीरो भी काउंट होगा। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट, पर्टिकुलरली यहाँ पे टर्म पे ध्यान रखना कि कभी कभी आप मिस्टेक करते हो, आप पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दोनों को सेम मान लेते हो, बट दोनों में बहुत अंतर है। अंतर कहां से आया? उस जीरो की वजह से। जीरो का बेसिक लॉजिक इज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नाउ इंटीजर्स के बाद हमने सिर्फ दो सिस्टम और बनाए जो अपनी फैसिलिटी के लिए थे, बट ऐसा उनका रिक्वायरमेंट नहीं था। हम उसको इसमें भी पढ़ सकते थे, बट स्टिल यहाँ पे पढ़ लो उसको। एक हमने बनाया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट सेम एज नेचुरल नंबर्स। हमने जस्ट अभी डिफाइन किया ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? यही सेम सीरीज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट कर देते हैं z प्लस से, z के ऊपर प्लस का साइन। इसी को देखते हुए हमने एक बनाया नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब इन सब में ही क्या आ जाएगा? सिर्फ नेगेटिव साइन। इन सभी में खास बात आपको समझ गया होगा मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। द रीजन बीइंग कि जीरो ना तो पॉजिटिव वाले में काउंटेड है ना ही नेगेटिव वाले में। तो यहाँ पे अपने पास बी केयरफुल विद दिस टर्म, इसको जरूर करेंगे z माइनस से। अब अगर मैं आपसे बोलता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो या फिर नॉन नेगेटिव, तो उन केसेस में जीरो काउंट होगा। नाउ यहां तक के जितने भी केसेस थे ये सब क्या थे ना कि एक फिक्स नंबर को लेके थे, लाइक 1 ऑब्जेक्ट पास हुआ, 2 ऑब्जेक्ट पास हुआ एंड सो ऑन। सपोज करो अब हमको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और मिला। दैट प्रॉब्लम इज कि अगेन सेम कंडीशन ले रहा हूं मैं, आपके पास भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट आपको दिया, आपने उस एक ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया एंड नाउ मुझे हाफ पार्ट वापस दे दिया। सो अब क्या हुआ? अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स का नहीं हो रहा था, अब ट्रांजैक्शन पार्ट्स में होने लगा। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन पार्ट्स में हुआ तो हमको एक नया कैटेगरी, नया सिस्टम बनाना पड़ा, जिसको हमने बोला रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे करते थे? तो रिकॉल करो, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हम लोग के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, लाइक 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, इन सबको हम क्या बोलते थे? रैशनल नंबर्स। तो ये सब आपके आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, जिसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप खाली इतने पे स्टेटमेंट को नहीं छोड़ोगे, p भी होना चाहिए इंटीजर और q भी होना चाहिए इंटीजर, बिकॉज अगर p और q कुछ अजीब से नंबर हो गए तो भी ये रैशनल नहीं होता। हमको ध्यान रखना है कि p by q की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया, बट p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। वन मोर थिंग, ये जो q है ना, ये q जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूं q इज या q बिलोंग्स टू ऑल द इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर चलेगा। ओके, नाउ अब यहां तक आने के बाद सब कुछ हो, हर एक नंबर डिफाइन हो गया, हर एक कैटेगरी डिफाइन हो गया। स्टिल हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आया। एक चीज समझना, ये जो डिराइव किया है ना, ये जैसे जैसे हमको नए नए क्वेश्चंस मिल रहे थे हम डिराइव करते जा रहे थे। सो यहां तक सॉल्व करने पे लगा कि नहीं अब आई थिंक पूरा मैथमेटिक्स हो गया है, सब नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, बट स्टिल
अचानक से एक प्रॉब्लम निकल के और सामने आ गई, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या थी वो समझना। वो प्रॉब्लम थी कि वो नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे। लाइक सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। लेट आपको एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बना विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 3 बनेगा? तो आई नो कि इनमें से तो कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे 3 बने। तो यहाँ पे हमने एक और कैटेगरी डिफाइन किया जिसको हमने बोला इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये इर्रेशनल नंबर का अपने पास यूज क्या है ये समझना। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू नो मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा है तो आपको इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम पता है कि इसको आप लिखते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 3, करेक्ट। द रीजन बीइंग कि आप वो चीज पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है, बट मैं बात कर रहा हूँ तब का जब हम लोग इन सबको डिफाइन कर रहे थे, मे बी आज से बहुत साल पहले, ठीक है। तो इसीलिए उस समय पे हमको पता था नहीं, तो हमको एक और कैटेगरी बनाना पड़ा जिसको हमने बोला इर्रेशनल नंबर। और इसका डेफिनेशन क्या दिया? इसका डेफिनेशन हमने बोला any number which cannot be expressed in the form of p by q, which cannot be expressed in p by q form। आप कितना भी ट्राई कर लो, √3 को आप p by q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते where p and q दोनों इंटीजर को बिलोंग करें, बिकॉज √3 इज नॉट अ इंटीजर। तो इसीलिए अपने पास यहां तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम को डिराइव किया। अब मैं बोलूंगा कि यहां तक हमने जितने केस पढ़ लिए, ये सभी केसेस हमने अब तक यूज किए हैं, और इन सभी केसेस को अगर मैं क्लब कर दूं, ठीक है, ऑल दिस कंप्लीट सेट, तो एक नया कैटेगरी बनता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। जो भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी कैटेगरी उठा लो या फिर ये सारी कैटेगरी कहीं ना कहीं किसमें फॉल करती है? रियल नंबर्स में। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे लेटेस्ट जो एडवांसमेंट था मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में, वो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने केस पढ़े इन सबको हम डायरेक्टली यूज कर पा रहे थे, बट स्टिल एक जगह आके हम अटक गए, ठीक है। अब वो क्या था वो समझते हैं। ओके, सो नाउ इतना कुछ करने के बाद, रियल नंबर की इतने कैटेगरीज निकालने के बाद हमको लगा कि ठीक है हमारा काम हो गया, नंबर्स को लेके हमको सब कुछ आ गया, बट स्टिल कोई तो सॉल्व करते हुए एक अजीब सी इक्वेशन पे अटक गया, ठीक है। वो इक्वेशन क्या थी वो समझना। वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वॉज द इक्वेशन जिसने मैथमेटिक्स का पूरा एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे दिया सोचने का कि ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, और इससे पूरा एक सेक्शन डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ अब ये इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम थी समझना। देखने में तो नॉर्मल इक्वेशन है कि सर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, पर जरा लॉजिकली सोचो, ठीक है। हमने जितने भी रियल नंबर डिफाइन किए, ठीक है, सभी को अगर मैं स्क्वायर करूं, ठीक है, किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है? कभी भी नहीं। नाउ यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, लेट अस से स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1। जब मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं तो क्या कभी आंसर 0 बन सकता है? नहीं। मतलब इसने हमारे जो नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको हिला दिया कि नहीं, ऐसा तो रियल नंबर के केस में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से मुझे एक चीज समझा कि जो अपना x है, ये x कभी भी रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। आई होप आपको ये साइन पता है। जो ये साइन लिखते हैं, इस साइन को हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मैंने लिखा है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर x रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा तो देयर शुड बी सम अदर कैटेगरी ऑफ नंबर्स जिसमें इसका आंसर मिलेगा, और यहीं से इवोल्यूशन हुआ किस पार्ट का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि जो x है, ये x डिफाइन करेगा या फिर ये x बिलोंग करेगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। कुछ जगह पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, कुछ जगह पे इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, एक ही बात है, ठीक है। रियल नंबर का मतलब क्या था? रियल नंबर मतलब वो जिसको आप देख पाओ, जिनको यूज कर पाओ, जिनको प्लॉट कर पाओ ग्राफ पे। पर इमेजिनरी नंबर वो जिसको आप कभी यूज नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्राई करो, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा उस आंसर को आप रियल लाइफ में कभी यूज नहीं कर पाओगे।
लाइक सपोज आप कहीं मार्केट जाते हो तो आप कुछ मनी के एक्सचेंज में कुछ ऑब्जेक्ट लेते हो, दैट इज नथिंग बट रियल नंबर का ट्रांजेक्शन, बट कभी भी आप इस इमेजिनरी नंबर के आंसर को लेके ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो जस्ट अपना इमेजिनेशन है, बट स्टिल हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसलिए हमने इस सिस्टम को डिफाइन किया। आप बोलोगे सर ठीक है, चलो x कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपने बोला, पर ये इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही अपना एक पूरे चैप्टर का इवोल्यूशन है, समझना। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया और लिखा x स्क्वायर इक्वल टू -1, जो रियल नंबर के केस में कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो हमने यहां से एक नया सिस्टम डिफाइन किया, मैंने लिखा x इक्वल टू रूट ओवर -1, और ये जो रूट ओवर -1 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i से, जिसको हम रीड करते हैं आयोटा। ये इसका नाम होता है, सिंबल होता है। एक चीज समझना, i इज नॉट अ वैल्यू, i इज जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लेंथ और विड्थ को लिखते हो, LOW से डिनोट करते हो, जैसे वो नोटेशन है वैसे ये भी नोटेशन है। i इज अ नोटेशन फॉर द नंबर अंडर रूट ऑफ -1, जो कभी रियल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने क्या किया, इस बेसिक सिस्टम को लेके यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन किया i, और अब हम इस सिस्टम को आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। ठीक है, सपोज करो, अब इसका यूज कहाँ कहाँ आता है ये समझना। हमने इसके जस्ट पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर थोड़ा याद करोगे तो वहां पे एक टर्म था जिसको हमने बोला था डेल्टा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को लेके हमने 3 केस पढ़े थे कि डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा 0 भी हो सकता है। थोड़ा रिकॉल करना, डेल्टा पॉजिटिव का केस आपने सॉल्व किया, डेल्टा 0 का केस सॉल्व किया, डेल्टा नेगेटिव का केस सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब मैं उसी पार्ट को आपको लेके एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने को कहां हेल्प किया। सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड कहता है कि जब आप इसका सोल्यूशन निकालोगे तो आपका x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बनता था अपना फॉर्मूला। हर एक टर्म का वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, दैट इज नथिंग बट -4 होल अपॉन 2। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 होल अपॉन 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आके हम फंस गए थे, बिकॉज आई नो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बन गया है, मतलब ये रियल रूट्स का क्वेश्चन तो नहीं है। रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। इसी टर्म की हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। अब इस चीज को हम लिखते कैसे समझना, हमने अभी क्या डिफाइन किया कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखेंगे, i। तो एक चीज समझो, कभी भी ऐसा केस मिलेगा लाइक अंडर रूट ऑफ -3, तो क्या इस अंडर रूट ऑफ -3 को आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। आपने इंडाइसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इंडाइसिस का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी था कि अगर दो नंबर की पावर सेम चल रही है, लाइक इसका पावर भी 1/2 है, इसका पावर भी 1/2, तो दोनों का पावर एक साथ लिख के आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने उसी को रिवर्स में यूज कर लिया। रिवर्स में भी यूज किया, उसका रीजन है रूट ऑफ -1, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, i, जो हमने अभी नया अजम्पशन किया है, और √3 तो रियल हो गया, तो देखो आपको यहां से रूट मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, x को आप लिखोगे -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। अब यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, माइनस ऑफ √3 था तो माइनस ऑफ √1 उसको लिखा i और √3 एज इट इज। दो आंसर मिले, x इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, x इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। इससे मुझे एक चीज और समझी, वो चीज क्या समझा कि कोई भी अगर आप आंसर निकाल रहे हो इमेजिनरी नंबर का, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें सिर्फ i हो, उसमें i के साथ साथ कुछ और टर्म भी हो सकता है। तो यहां से जो लेटेस्ट अपने पास हम बोल सकते हैं कि यहां से लेटेस्ट अपने कंक्लूजन मिला, वो कंक्लूजन ऐसा था कि जो भी हम इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करेंगे, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले तो ये नंबर जो है ये a प्लस आई डी,
इस फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। अब ये a प्लस आई बी का मतलब क्या है, कैसे समझना, जैसे इसको अपन देख सकते हैं, इसको क्या मैं लिखूं, -1/2 प्लस माइनस आई टाइम्स √3/2, मैंने इसको सेपरेट कर दिया बेसिकली, ठीक है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होगा जहां पे आई नहीं लगा हुआ है जो रियल है विच इज a। अगर मैं इस नंबर में कंपेयर करूं तो मेरा रियल पार्ट क्या है, -1/2, यहाँ पे आई नहीं है। जिस नंबर में आई लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे समझना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक पार्ट ये वाला जहां पे आई नहीं लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। सेकेंड पार्ट इज जहां पे आई मल्टीप्लाइड है, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इस पार्ट में भी केयरफुल रहोगे कि नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे a को बोलते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को i इंटू b बोलते हैं। नहीं, इमेजिनरी पार्ट इज द नंबर अटैच्ड विद i, ठीक है। लाइक इन दिस केस सिंपल समझते हैं, ये x आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कैसा आया, -1/2 प्लस माइनस i √3/2। अब अगर मैं इस x का आपसे रियल पार्ट पूछूं तो नंबर का वो पार्ट जिसमें i का फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो गया, -1/2, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, -1/2। नेक्स्ट अगर मैं आपसे इसी का इमेजिनरी पार्ट पूछूं, वो पार्ट जिसमें i मल्टीप्लाइड है, तो वो पार्ट आपको क्या दिख रहा है, √3/2, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा अपने पास +√3/2 एंड -√3/2। सिंपल सा। सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, कुछ बेसिक से एग्जांपल देख रहे हैं बस खाली। सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट होगा अपने पास 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि i के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो डिनोट करता है अपना इमेजिनरी पार्ट। सपोज करो नंबर लिखा हुआ था -3 + 2y, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इज अगेन -3, इमेजिनरी पार्ट इज +2, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख देते हैं 2i - 1। ऑर्डर से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ अपने डेफिनेशन पे ध्यान रखो। जो नंबर में i नहीं है वो क्या होगा, रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1, भले पीछे क्यों ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ेगा। जिस नंबर में i नहीं है वो रियल पार्ट, तो रियल पार्ट होगा -1 विथ द साइन। नेक्स्ट इज जिस नंबर के साथ i मल्टीप्लाइड है, i किससे मल्टीप्लाइड है, 2 के साथ, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया अपने पास, 2। सपोज इस टाइप से कुछ कॉम्प्लिकेट पार्ट पूछ लिया, 3 - 2i/4, ठीक है। तो अभी भी डायरेक्टली इसको देख के कमेंट नहीं करना, पहले इसको सेपरेट करो। जब सेपरेट करोगे तो कैसा लिखेगा, 3/4 - 2/4, मतलब इसको लिखूं i/2। अब इस पे कमेंट करो, इसका रियल पार्ट क्या होगा अपने पास, 3/4, क्योंकि यहाँ पे i का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इसका इमेजिनरी पार्ट, वो टर्म जो i से मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगा, -1/2। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी को डिफाइन किया और उससे हमने ये समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, और फिर हमने देखा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट पे कमेंट कैसे करते हैं। नाउ अब जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब नॉर्मल नंबर सिस्टम देखते थे रियल नंबर्स का, तो वहां पे हम एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबके रूल्स थे अपने पास, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वैसे ही अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे चलता है, या फिर ये जो i हमने सॉल्व किया, इस i की क्या प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा इनको समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्चुअल पार्ट से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोटा, जिसको हमने बोला था बेसिकली, क्योंकि आयोटा जो है वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का इवोल्यूशन हुआ था। सो पहले हम बात करने वाले हैं कि आयोटा की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो क्या इंपैक्ट होता है, क्यूब करने पे क्या होता है, तो वैसे ही जब हम i का इंटीग्रल पावर देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल पावर, i टू द पावर एनी इंटीजर, इट कुड बी पॉजिटिव इंटीजर, इट कुड बी नेगेटिव इंटीजर, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पावर। तो जब i को हम कोई इंटीग्रल पावर देते हैं तो उसका वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होता है। एक्चुअली यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आएगा, बिकॉज जब हम बात करते हैं i का, तो हमने i का वैल्यू क्या बोला था, i इज इक्वल टू √(-1), ठीक है। अब थोड़ा पैटर्न को समझने का ट्राई करना, बिकॉज यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मिलेगा, जिस पैटर्न की हेल्प से जो भी क्वेश्चन में i है, भले ही i का कोई भी कॉम्प्लिकेट पावर हो, उसको आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। क्यों, उसका बेनिफिट क्या है समझना। सपोज करो मैंने आपको बोला कि किसी रियल नंबर है, लेट अस से 2 की पावर 1000, तो क्या आप प्रैक्टिकली उसको सॉल्व कर सकते हो, इतनी बार 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं।
बट वो चीज आई में पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इस पैटर्न का इंपॉर्टेंस है, इसको समझोगे। सबसे पहले आई हमने क्या डिनोट किया था, अंडर रूट ऑफ -1, ये तो हो गया आई टू द पावर 1। अब नेक्स्ट में देख रहा हूं आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो किसी भी रूट को स्क्वायर करने पे क्या होता है, रूट हट जाता है। लाइक आपने पढ़ा है कि √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 बचेगा। तो जब आपने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, -1। अगेन एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी रियल नंबर की नहीं हो सकती, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पे -1 आ सकता है, नहीं। तो यहां से मिला सेकंड कंक्लूजन कि आई का वैल्यू हम अज्यूम करते हैं √-1। बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। नाउ द नेक्स्ट टर्म, यहाँ था आई की पावर 1, यहाँ पे है आई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में लिखूंगा आई क्यूब। अब आई स्क्वायर से आई क्यूब कैसे बनेगा ये समझना। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जरा ऑब्जर्व करो। आई स्क्वायर इंटू आई कितना हो जाएगा, ये बनेगा आई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड पे बनेगा माइनस ऑफ √-1। दिस शुड बी माइनस ऑफ √-1। √-1 को तो आप आई बोलते थे, मतलब यहां से एक कंक्लूजन और आ गया निकल के कि आई क्यूब का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, माइनस ऑफ आई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ आई, ठीक है। अब मुझे निकालना है आई टू द पावर 4, ठीक है। अब यहां से सब कुछ पैटर्न चेंज होगा और आपको एक आइडिया लगेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, -1। जब मुझे आई स्क्वायर से आई की पावर 4 सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो आई स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन जाएगा, i⁴, और -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर होता है +1। मतलब एक चीज ध्यान रखो कि आई का जो आपका 4th पावर आएगा उसका आंसर कितना आता है हमेशा, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमको पैटर्न मिला है, उस पैटर्न को समझना। नेक्स्ट मुझे आई की पावर 5 निकालना है। आई की पावर 5 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई टू द पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करूं। जब यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करूंगा तो i टू द पावर 4 इंटू आई कितना बन जाएगा, i टू द पावर 5, और 1 इंटू आई इज नथिंग बट i, वापस से यही नंबर बनेगा। मतलब i टू द पावर 5 की जो वैल्यू है वो अगेन इक्वल टू क्या हो जाती है, i। नाउ i टू द पावर 6, इसके लिए क्या करेंगे, i टू द पावर 5 में वापस से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, i मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा वापस से -1। तो ये वैल्यू होती है आई टू दी पावर 6 की, फिर ये वैल्यू हो जाएगी आई टू दी पावर 7 की, दिस वैल्यू विल बी आई टू दी पावर 8। समझोगे तो आपको दिखेगा कि 4 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं जब आई का इंटीग्रल वैल्यू आएगा। एक बार और रिकैप कर रहा हूं, ये 4 वैल्यू हमने डिराइव की है, ठीक है। आई टू दी पावर 4 के बाद जब मुझे आई टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई। जब बोथ साइड आई से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आई टू दी पावर 5, राइट साइड हो जाएगा 1 इंटू आई, मतलब आई, अगेन आई बन गया तो आई टू द पावर 5 का वैल्यू भी क्या बना अपने पास, आई। नाउ आई टू द पावर 6, अब यहाँ पे आई की पावर 4 की जगह मुझे क्या चाहिए, आई की पावर 6, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब यहाँ पे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर इंटू आई टू द पावर 4, मतलब ये बन जाएगा आई टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू आई टू द पावर 6, दैट इज नथिंग बट आई टू द पावर 6, अगेन ये आई टू द पावर 2, सॉरी दैट इज आई टू द पावर 2। तो ये वापस सेम वैल्यू मिला कि आई टू द पावर 6 इक्वल टू क्या हो गया, आई टू द पावर 2। सेम इसमें अगर दोनों साइड आई क्यूब का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा आई क्यूब, मतलब आई टू द पावर 7 इक्वल टू आई क्यूब, ठीक है। इससे आपको एक टेक्निक दिख रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा कि आई के 4 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। अब 8 के बाद जब 9 पे जाओगे तो वापस रिपीट हो जाएगा, आई टू द पावर 9 का वैल्यू आपका आ जाएगा वापस सेम, I to the power 10 this value, I to the power 11 this value, I to the power 12 this value and so on. This pattern keeps on repeating, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा, उस कंक्लूजन को समझना। आपको अगर दिख रहा होगा तो ये 4 ही आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट आंसर है आई की पावर 4, ठीक है। आई की पावर 4 का आंसर कितना आया है, 1। यही आंसर आई की पावर 8 का भी है, बिकॉज इसी को अगर स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो यहाँ तो 8 बन जाएगा, यहाँ पे अभी 1 रहेगा। यही आंसर आई की पावर 12 का भी है। जो आपको आई की पावर में नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर बोलो सारे 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से एक फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, आई की पावर में जब भी 4 का मल्टीपल रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अब आते हैं सेकेंड कंक्लूजन पे। जो ये नंबर्स दिख रहे हैं आई की पावर 1, आई की पावर 5,
आई की पावर 9, ये सब नंबर्स में भी पैटर्न है। पता है क्या पैटर्न है? ये सब 4 के मल्टीपल से एक बड़े हैं। लाइक इसको लिखेंगे 4 + 1, इसको लिखेंगे 8 + 1, नेक्स्ट आएगा आपके पास 12 + 1। तो ये सब 4 के मल्टीपल से एक बड़े हैं। इसका मतलब होगा इसको मैं लिख सकता हूं i टू दी पावर 4n + 1। इसका आंसर इक्वल टू होगा i। आप बोलोगे सर पैटर्न कैसे निकाला? तो कुछ नहीं, 4 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया? 4n और उससे एक बड़ा। चाहो तो चेक करो, n इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आ जाएगा? 0 + 1 i की पावर 1, i इक्वल टू i। नेक्स्ट n इक्वल टू 1 पुट करो, 4 + 1 5, तो i टू द पावर 5 इक्वल टू i। सेकंड कंक्लूजन, n इक्वल टू 2 पुट करो, 4 × 2 8 + 1 9, i टू द पावर 9 इक्वल टू i। तो आपको ऐसे सारे कंक्लूजन मिल जाएंगे। नाउ यही लॉजिक को मैं यूज करूंगा अपने लिए सेकंड पार्ट के लिए। यहां पे है 2, फिर नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 10। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, 4 के मल्टीपल से दो बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो अब जैसे हम यहाँ पे एक बड़ा नंबर था तो हमने क्या लिखा था? 4n + 1। अगर पावर 2 बड़ी है तो आप क्या लिखेंगे? 4n + 2। और इन सब का आंसर आएगा अपने पास -1, क्योंकि हमको पता है i² का वैल्यू कितना आता है? -1। सो दिस इज थर्ड कंक्लूजन फॉर i टू द पावर इंटीजर। एंड मूविंग ऑन द लास्ट कंक्लूजन, क्यूब 7। तो ये सब क्या है? 4 की पावर से 3 बड़े हैं, 4 + 3 8 + 3। तो इसको क्या लिखोगे? i टू द पावर 4n + 3। इसका जब आंसर निकालोगे तो ये हमेशा आएगा -i। नाउ दीज आर द 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ i। सिर्फ ये 4 ही आंसर पॉसिबल है, या तो आंसर 1 आएगा, या -1, या i, या फिर -i। अब आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि पावर 1000 हो 2000 हो हम सबका आंसर निकाल सकते हैं। सो बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका ट्रिक क्या है वो समझना। वो ट्रिक को समझने के लिए आपको सिर्फ इन 4 वैल्यूज का आंसर पता होना चाहिए। इनका आंसर याद रखने का तरीका है सिंपल सा, वो देखो। जब i की पावर 4 का मल्टीपल, ये तो 1, ये डायरेक्टली याद होता है हमें। नेक्स्ट इज i की पावर 4n + 1। ठीक है, इस 4n को भूल जाओ, सिर्फ +1 को देखो। i की पावर 1 कितना होगा? i। इसका आंसर i होगा। i की पावर 4n + 2, अगेन 4n को भूल जाओ, i² का वैल्यू कितना बोला था हम लोगों ने? -1 बोला था, तो इसका आंसर -1। नेक्स्ट अगेन 4n को भूल जाओ, i³ का वैल्यू कितना बोला था हमने? -i। यहाँ पे आपका आ गया -i। तो ये 4 अगर वैल्यूज आपको याद होंगी तो आप i का कोई भी पावर सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लो। सपोज करो मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 243 प्लस i टू द पावर 549 प्लस i टू द पावर 992। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। आप बोलोगे सर इतने कॉम्प्लिकेटेड पावर्स, तो इसका लॉजिक क्या होता है समझना। i टू द पावर 243, आपको सिर्फ क्या करना है? इस 243 पावर को देखना है। आप सिंपल सा क्या करोगे? डिवीजन करना आता है, 243 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब तक होता है डिवाइड करते जाओ। सो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 24। अब देखो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास? 3 बचा। जितना रिमाइंडर बचा है, अगर वो रिमाइंडर अपने पास ऑब्वियसली 4 से छोटा ही होगा, तो जितना रिमाइंडर बचा है वही इसका आंसर होगा पावर में। तो i टू द पावर 243, इसको आप लिख सकते हो i टू द पावर 3 डायरेक्टली। कैसे किया? सिंपल, मैंने जो भी नंबर या पावर दिया था उस पावर को 4 से डिवाइड किया। जो आखिरी में रिमाइंडर बचेगा, ऑब्वियसली रिमाइंडर पॉजिटिव बचता है हमेशा, तो जो आखिरी में रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होगा i टू द पावर 3। नेक्स्ट सेकंड के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। नंबर था 549, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा वापस से 4 से। 4 से डिवाइड किया, सो 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 14, 4 into 3 is 12, next is 29, 4 into 7 is 28। रिमाइंडर क्या बचा? 1। रिमाइंडर बचा है 1, तो इसका आंसर आएगा i टू द पावर 1। नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? 992। इसको भी सेम डिवाइड करेंगे। 992 को मैं डिवाइड करता हूं अगेन 4 से, सो 2, यहाँ पे आ गया 8, रिमाइंडर 1, कैरी 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, सो ये हो जाएगा अपने पास 16, 32। ठीक है, 8। अब इस केस में समझना, इस केस में रिमाइंडर कितना है आपके पास? 0। तो इस केस को आप लिखोगे i टू द पावर j, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। i क्यूब, मैंने आपसे क्या बोला था, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। i क्यूब का वैल्यू कितना है? -i, तो ये तो हो गया -i, प्लस i टू द पावर 1, ये तो i होगा, एंड प्लस i टू द पावर 0,
मतलब बेसिकली ये 4 का परफेक्ट मल्टीपल था। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, आपका आंसर सिंपली क्या आ गया बेसिकली 1। इसी टेक्निक की हेल्प से आप जितने भी कॉम्प्लिकेट पावर है उनको सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज मुझे सॉल्व करना है i टू दी पावर 1295, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। यहां भी सेम करेंगे हम लोग, जो भी पावर दिया है 1295 उसको डिवाइड करेंगे 4 से एंड देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। सो सेम यूज करते हैं टेक्निक। 1295 डिवाइडिंग बाय 4, स्टार्ट किया 3 से, सो ये 12, 9 दैट मीन्स 2, यहाँ पे हो गया 8, 15, सो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3, 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो सीधे इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इट इज इक्विवेलेंट टू आई का क्यूब। जो रिमाइंडर है 4 से डिवाइड करने पे वही आंसर बचता है, आई का क्यूब, और आई का क्यूब का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस आई। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर ये जो आपने डायरेक्ट टेक्निक यूज किया इसका लॉजिक क्या है। 4 की पावर आप डिवाइड करते हो, रिमाइंडर को आंसर लिखते हो, उसका लॉजिक है कि मुझे पता है कि आई की पावर में 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर ओनली। इसलिए हम लोग 4 के पावर्स में जितना आपके पास नंबर बना है उसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ किससे डील करते हैं, रिमाइंडर से। तो बाय दिस टेक्निक आई के पावर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इस आयोटा या फिर आई पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइक इसका एक प्रॉपर्टी है, इसको समझने का ट्राई करना। addition of any 4 consecutive powers of I is always 0. One of the most important property। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज एक क्वेश्चन है i की पावर n, consecutive पावर मतलब अगर एक पावर n है तो अगला क्या हो जाएगा n+1, नेक्स्ट इज n+2 एंड नेक्स्ट इज n+3, ठीक है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखो, इनको हम क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि i के कोई भी कंसेक्यूटिव 4 पावर्स, ऑब्वियसली इंटीग्रल पावर्स, तो उनका सम हमेशा क्या आएगा 0। चलिए तो इसको वेरीफाई भी करते हैं। सपोज मैंने बोला आपसे i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज टू पावर 4, इसका वैल्यू हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आई तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई टेंशन नहीं है। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या बोलते थे -1, आई क्यूब का वैल्यू -i एंड आई रेज टू पावर 4 का वैल्यू 1। सो आई से आई कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर इज सिंपली 0। सो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखोगे कि आई के कोई भी कॉन्सेक्यूटिव 4 पावर्स हुए तो उनका सम हमेशा क्या आएगा अपने पास 0। नाउ अब इस केस को कहां पे और कैसे यूज करते हैं वो समझना। कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। सपोज करो मुझसे बोला है सिंप्लीफाई, कुछ आई के फॉर्म में क्वेश्चन है जिसको हमको सपोज सिंप्लीफाई करना है। द क्वेश्चन इज आई टू द पावर 602 प्लस आई टू द पावर 604 प्लस आई टू द पावर 608 प्लस आई टू द पावर 610, the whole divided by I to the power 402 plus I to the power 403 plus I to the power 404 plus I to the power 405 plus I to the power 408, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसा आएगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं यहाँ तो पावर कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, बट जो नीचे नंबर्स लिखे हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 4 पावर्स कॉन्सेक्यूटिव हैं। स्टार्ट हुआ है 402 से, नेक्स्ट इज 403, देन 404, देन 405, तो ये अपना इस प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा। एडिशन ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज ऑलवेज 0। तो इस पूरे टर्म का तो क्या हो गया अपने पास आंसर 0। तो इसको मैं डायरेक्टली 0 कर देता हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा i टू द पावर 602 प्लस i टू द पावर 604 plus I to the power 608 plus I to the power 610, the whole divided by I to the power 408। Now इन सबको हमको सिंप्लीफाई करना आता है। क्या करते थे हम लोग, 4 से डिवाइड, आप लोग डिवाइड करके चेक करोगे, मैं डायरेक्टली ही चेक कर लेता हूँ।
जब 4 से डिवाइड करेंगे 602 को, जो रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ बचेगा आई स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0, तो यहाँ बचेगा 1 बिकॉज आई की पावर 0। नेक्स्ट इज 608, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा आपके पास वापस से 0, दैट मीन्स ये भी बचेगा 1, एंड इसको डिवाइड किया 610 को फ्रॉम 4, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब ये आ जाएगा आई स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो डिवाइड करके प्रॉपर्ली, यू गेट द सेम आंसर। इसको डिवाइड करोगे 4 से, सो इसका रिमाइंडर भी आएगा 0, मतलब अपॉन में बचेगा 1। नाउ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 से +1 कैंसिल, अगेन -1 से +1 कैंसिल, फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 0। सो कुछ नहीं, दो कंडीशंस को मैंने यूज किया। पहला जो ये प्रॉपर्टी था अपने पास, विच इज एडिशन ऑफ एनी 4 consecutive पावर्स ऑफ i इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकेंडली मैंने i के पावर्स को सॉल्व कैसे करते हैं उस लॉजिक को यूज किया कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा? i की पावर में आंसर। ठीक है, इसी में क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली ना बनके एक पैटर्न में और भी बनता है, तो उसको भी सीख लो। सिंप्लीफाई करने को आता है, सिंप्लीफाई अंडर रूट ऑफ -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -9 प्लस √16। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या है अपने पास कि आई कहीं दिया ही नहीं है, बट मैं आई की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। तो कैसे? जो √-25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे √25 इंटू √-1, ये हमने भी सीखा है, प्लस √-9, इसको वी कैन राइट √9 इंटू √-1 प्लस √16, इसको तो हम सेम रहने देंगे। नाउ वी नो √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √25 इज 5, सो ये बनेगा 5 इंटू √-1 इज i, हमने पढ़ा है, प्लस √9 बिकम्स 3, अगेन √-1 इज i, प्लस ये तो रहेगा अपने पास 4, 5i प्लस 3i, सो ये हो जाएगा अपने पास 8i प्लस 4। सो ये जो नंबर था इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8i प्लस 4। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि जब इस नंबर को सिंप्लीफाई किया तो बताओ जो नंबर बना उसका रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, पहले आई का टर्म लिखा है बाद में कांस्टेंट, बट स्टिल हमने पढ़ा है कि रियल पार्ट का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जिसमें आई नहीं है, तो 4 के साथ आई नहीं है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो गया? +4, बिकॉज पॉजिटिव साइन है। कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब क्या था? वो नंबर जो i के साथ लिखा हुआ है, तो इस नंबर का कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो गया अपने पास? 8। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा कि जब सिंप्लीफाई किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 4 + 8i, एंड जब हम लोग कमेंट करेंगे उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट पे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रहेगा +4, इसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा अपने पास +8। ठीक है, नाउ अभी हम लोगों ने देखा कि i के डिफरेंट पावर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा वर्क कैसे करता है। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे अप्लाई होता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब वर्क कैसे करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट पार्ट, थोड़ा सा हम लोग नंबर के बारे में जो हम देख रहे थे थोड़ा उसको और डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। इन जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो z से कर देते हैं। ठीक है, सच दैट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। मैंने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, इट इज x प्लस आई वाई, जहां पे x को हम लोग क्या बोलते थे? उसका रियल पार्ट, y को बोलते थे उसका इमेजिनरी पार्ट। तो इसी को लिखने का तरीका भी होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम डिनोट करते हैं RE ऑफ z। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, RE डिनोट के z का रियल पार्ट, और रियल पार्ट ऑफ z कितना है? इट इज इक्वल टू x। सिमिलरली जैसे हमने रियल पार्ट लिखा वैसे ही हम डिनोट कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? तो जैसे रियल को डिनोट किया है RE से, इमेजिनरी को डिनोट करते हैं IM से। और यहाँ पे केयरफुल रहना आपको, मैंने बताया भी आपको ऑलरेडी कि जब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो ये पूरा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, ये i के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो अपना क्या डिनोट करता है? उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नाउ ये तो हमने देखा कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब नाउ टू स्टार्ट विद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब क्या होता था कि जो अपना मैथमेटिक्स रियल नंबर की केस में वर्क करता है वही मैथमेटिक्स
आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में किस तरीके से वर्क करेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है अपने पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, तो इसको अप्लाई करने का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, एक चीज और समझना, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो रियल पार्ट नहीं होता या फिर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। समझना, z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मैंने, x प्लस आई वाई। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूं, इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया अपने पास, रियल पार्ट 0। अगर रियल पार्ट 0 है तो मैं इस z को क्या बोलूंगा, ये z जो है ये z होगा मेरे पास प्योरली इमेजिनरी, ये z हो जाएगा मेरे पास प्योरली इमेजिनरी। सेकेंड, अगर सपोज करो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 हो गया। ठीक है, y 0 हो गया मतलब क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ क्या, x। तो अब इस केस को हम लोग बोलेंगे कि z होता है अपने पास प्योरली रियल। तो कभी भी इन वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना। सपोज कभी ऐसा बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास 0। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है अपने को x माइनस 3 प्लस y प्लस 2 टाइम्स i। ठीक है, अब मुझे बोला कि फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, फाइंड value of x such that the complex number is purely imaginary। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया है अगर वो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट क्या होगा 0। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करूं, लेट अस से मैंने बोला अपने पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो इससे मुझे कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है कि जो रियल पार्ट ऑफ z है दैट इज re ऑफ z, ये क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0। z का रियल पार्ट क्या दिख रहा है अपने को, x माइनस 3। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब कंक्लूजन क्या मिलेगा अपने को, x इक्वल टू 3। सो कभी कभी इस टाइप का भी आपको लॉजिक मिलता है जहां पे बोलते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और भी निकल के आता है, इसको भी समझना। ये जो सेकंड केस है ना, इसको ऑब्जर्व करो, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो बचा सिर्फ क्या, x, मतलब बोलूं सिर्फ रियल पार्ट बचा। सो इससे कंक्लूजन आता है, दैट कंक्लूजन इज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, बिकॉज बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0 इमेजिनरी पार्ट। इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हो यहाँ पे, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स विथ 0 इमेजिनरी पार्ट। सो इसको भी ध्यान रखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से स्टेटमेंट और कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है विथ 0 इमेजिनरी पार्ट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। समझना, मैंने बोला कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दोगे, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा अलजेब्रा पे फोकस करते हैं। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, जैसे हमने रियल नंबर्स में देखा है कि रियल नंबर को आप ऐड कैसे करते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, मल्टीप्लाई, इनफैक्ट इक्वेट कैसे करते हो, तो वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्क कैसे करेगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे नंबर सिंगल नहीं है, नंबर के पास रियल पार्ट भी है और साथ में इमेजिनरी पार्ट भी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अलजेब्रा का प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उसको आप कैसे डिसाइड करते हो। तो इसके लिए सिंपल सा, सपोज z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस i/1, x1 प्लस i/1, z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस
i/2, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कि नहीं चेक करो। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे इफ z1 इक्वल्स टू z2, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं देन x1 प्लस i/1 शुड बी इक्वल टू x2 प्लस i/2। अब इक्वलिटी वर्क कैसे करती है ये समझना। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन या फिर इक्वलिटी को चेक करना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, रियल पार्ट से इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूंगा x1 should be equal to x2 and at the same time y1 should be equal to y2। इसी को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, x1 मतलब हुआ अपने पास रियल पार्ट ऑफ z1 should be equal to रियल पार्ट ऑफ z2 and y1 हुआ अपने पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 should be equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना होगा तो हम सिंपल सा कंडीशन देंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो एंड उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या हो, इक्वल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है वो समझ लो। सपोज करो आपको बोला है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x-3 प्लस y प्लस 4 टाइम्स i, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, ठीक है। अब यहां पे किया क्या है, इनडायरेक्टली दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दे रखी है, हमसे बोला है फाइंड x एंड y, ठीक है। हमने जस्ट अभी देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल पार्ट क्या हो, रियल पार्ट्स इक्वल और इमेजिनरी पार्ट हो जाए इमेजिनरी पार्ट से इक्वल। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, x-3 और राइट साइड का रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से कंडीशन निकल के आएगा कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट दिस इज y प्लस 4 एंड राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे बी केयरफुल, दिस शुड बी -3। अरेंज कर लोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू -7। सो ये होगा अपना x और y का कंडीशन सच दैट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली समझना। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल, जिसके बेसिस पे हमने ये कमेंट किया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ 0 इमेजिनरी पार्ट। सेकेंडली हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी वर्क कैसे करता है। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी वर्क कैसे करता है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं। नाउ सपोज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से 2i एंड 3i, दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, बेसिकली लाइक 2 और 3 बोलता तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते, बट आई एम सेइंग 2i एंड 3i, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग अलग तरीके से सोचते हैं, थॉट्स अलग अलग होते हैं कि अगर 2 और 3 होता तो 3 बड़ा होता, बट यहाँ पे 3i है और i तो नेगेटिव है और एंड सो ऑन। जो सब कुछ स्पेकुलेशंस गलत है। एक सिंपल चीज समझना, अगर आपसे कोई पूछे इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, inequalities only exist in real numbers। ध्यान रखो इस चीज को, कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कंपेयर नहीं कर सकते। सिंपल सा, इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कंपेयर करो तब पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर कंपेयर उन चीजों को करते हो जिनकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता है। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू पता था? नहीं। मैंने क्या बोला, जो आई हम यूज करते हैं वो आई एक नोटेशन है, दैट आई डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, वो कोई स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू नहीं है जो रियल हो, वो अपना एक इमेजिनेशन है, इमेजिनरी नंबर इसको हमने बोला है। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का, तो इनइक्वालिटी सिर्फ रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है। मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 3 में 3 बड़ा है, बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन यूज दैट, आई कैन कंपेयर दैट, बट जब भी आई का केस आएगा तो मैं कभी भी इनइक्वालिटीज पे कमेंट नहीं करूंगा। इनइक्वालिटीज ओनली एग्जिस्ट इन रियल नंबर। ये कॉन्सेप्ट में इतने लोग मिस्टेक करते हैं कि आप खुद सोचो, इसका क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जेई तक में आ चुका है, जेई बीइंग अ बिगर एग्जाम ऑब्वियसली। सो उसमें भी उन्होंने इस चीज को पूछा था, कुछ नहीं, ऑप्शंस में नंबर दिए थे कि 2i 3i कौन बड़ा है एंड सो ऑन।
जबकि ऑप्शन था या आंसर था नन ऑफ दीज, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ किस में एग्जिस्ट करेगा, इनइक्वालिटी ओनली एग्जिस्ट इन रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल विद दिस टर्म, इसका मिस्टेक नहीं करना। नाउ अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटीज कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, और नॉट ओनली कंपेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कैसे करते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो, ठीक है, अगेन विद द सेम कंक्लूजन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया Z1 विद द वैल्यू x1 प्लस i/1, नेक्स्ट लिया Z2 विद द वैल्यू x2 प्लस i/2, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि फाइंड Z1 प्लस Z2। सो जैसा आपने लॉजिक दिया था इक्वेशन या इक्वालिटी के लिए, वही लॉजिक यहां भी चलेगा। जब आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, मतलब इसको आप लिखोगे x1 प्लस x2, और इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड होगा, मतलब टेकिंग i कॉमन, ये हो जाएगा y1 प्लस y2। सो सिंपल सा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, i कॉमन निकाल के इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड होगा। इसी चीज को अगर मुझे लिखना हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, दिस बीइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया अपने पास x1 प्लस x2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास y1 प्लस y2। ध्यान रखना I नहीं लिखेंगे बाय यूजिंग इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो सिंपल सा कंक्लूजन था अपने पास कि जब ऐड करते हो तो रियल पार्ट को रियल से ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो। सेम कंक्लूजन कहां कंटिन्यू होगा, इन द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है अपने पास। जो कंडीशन वर्क करेगा एडिशन के लिए, वही कंडीशन वर्क करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी। कैसे, आई एम यूजिंग द सेम नंबर, Z1 है मेरे पास x1 प्लस i/1, Z2 है x2 प्लस i/2। जब मैं कमेंट करूंगा Z1 माइनस Z2 पे, सो अब क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज नथिंग बट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कैलकुलेशन वाइज कि क्या डिफरेंस आ रहा है। x1 प्लस i/1 माइनस ऑफ x2 प्लस i/2, क्या इसी को आई कैन राइट x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने रियल नंबर को एक साथ लिखा, इमेजिनरी नंबर को अगेन एक साथ लिखा। अगेन द सेम प्रॉपर्टी, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सो रियल का सब्ट्रैक्शन रियल से होगा, इमेजिनरी का सब्ट्रैक्शन इमेजिनरी से होगा। इसी कंक्लूजन को अगर मैं लिखना चाहूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो रियल पार्ट हमको क्या दिख रहा है, इट इज नथिंग बट x1 माइनस x2, एंड यहीं पे अगर हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इमेजिनरी पार्ट इज y1 माइनस y2। सो दिस इज नथिंग बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहां पे डायरेक्ट लॉस फॉलो हुए। अब अगर कुछ एक बेसिक सा एग्जांपल देखिए, सो सपोज करो यहां पे अपने को दिया हुआ है Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4i, एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 2 प्लस 3i, 3 माइनस 4i एंड 2 प्लस 3i। नाउ मुझे कमेंट करना है दो वैल्यूज पे, पहला Z1 प्लस Z2 कितना होगा, दूसरा Z1 माइनस Z2 कितना होगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे Z1 प्लस Z2 में, तो अगेन सेम, रियल पार्ट को रियल से ऐड किया तो 3 प्लस 2, दिस बिकम्स 5, माइनस 4i प्लस 3i, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ i। नेक्स्ट इज Z1 माइनस Z2, 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1, माइनस 4i माइनस 3i, मतलब ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 7i। सो Z1 प्लस Z2 हो गया 5 माइनस i, Z1 माइनस Z2 हो गया अपने पास 1 माइनस 7i, ये होगा अपना फाइनली वैल्यू। तो कुछ नहीं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इस पूरे पार्ट में अगेन कंडीशन, एक तो इस चीज का ध्यान रखना था हमको कि इनइक्वालिटीज जो हैं वो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, रियल नंबर में। इनइक्वालिटीज डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंडली, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो इन केसेस में रियल पार्ट का रियल पार्ट से एडिशन होगा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे वो आएंगे विद द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बिकॉज वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आती है, तो उस पार्ट को समझते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
So now moving to most important part of this algebra, which is multiplication. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होने का स्कोप रहता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो. सो एक तो नॉर्मल टेक्निक समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे. सेकेंडली इसी को प्रॉपरली आपको विदाउट एरर यूज कैसे करना है वो भी समझना. Suppose z1 is again a complex number x1 plus iy1, z2 is another complex number x2 plus iy2. Now for this case अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं, लेट अस से मुझे मल्टीप्लाई करना है z1 z2 को, तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? ये दिखेगा x1 plus iy1 मल्टीप्लाइड बाय x2 plus iy2. देखो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, इक्वलिटी हुआ, उन सब में क्या था ना कि आप डायरेक्टली कंपेयर कर पा रहे थे. रियल पार्ट को रियल पार्ट से लिखना था, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, इसलिए प्रॉब्लम नहीं था. बट यहाँ पे हर एक का मल्टीप्लीकेशन अपने मल्टीप्लीकेशन लॉजिक के तरीके से होगा कि सबका मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के साथ होगा. कैसे? लाइक लेफ्ट हैंड साइड तो हम निकाल दें z1 z2, राइट साइड में क्या होगा? पहले इस x1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या दिखेगा? x1 इंटू x2. सेकेंड टर्म x1 इंटू iy2, तो इसको मैं लिखूं i टाइम्स x1 इंटू y. इस iy1 का मल्टीप्लाई होगा x2 में अपने पास, तो क्या बनेगा? i टाइम्स y1 इंटू x2. नेक्स्ट होगा अपने पास iy1 का मल्टीप्लाई iy2 में, सो यहां बनेगा i स्क्वायर टाइम्स y1 इंटू y2. नाउ अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्ली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो थोड़ा समझना, x1 इंटू x2, इस टर्म में i नहीं है, मतलब ये प्योरली रियल है. नेक्स्ट इज i स्क्वायर. i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता था? i स्क्वायर का वैल्यू था -1, तो इसके साथ में मैं ले आता हूं माइनस ऑफ y1 इंटू y2. ये पूरा टर्म जो है, इस पूरे टर्म में अपने पास कहीं भी i नहीं है, मतलब ये हो गया रियल पार्ट, प्लस इन दोनों में से i कॉमन आ सकता है. इन दोनों में से i कॉमन लिया तो ये होगा x1 y2 प्लस y1 x2. सो ये हो गया अपने पास इमेजिनरी पार्ट. अगर प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2, which is this part, and imaginary part of z1 into z2, imaginary part of z1 into z2, ये आ रहा है x1 y2 प्लस x2 y2. देखो ये जो भी हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये कंक्लूजन हम याद नहीं रखेंगे, बिकॉज क्या है कि कंक्लूजन याद रखने से बेटर है कि उसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर लें. अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने एक भी नंबर का गड़बड़ किया तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा. लाइक मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे. लेट अस से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमसे बोला है सिंप्लीफाई करो 2 प्लस 3i इंटू -2 प्लस i. ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है. सो हम तो नॉर्मल लॉजिक यूज करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लीकेशन. पहले 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 2 इंटू -2 मतलब कितना हो गया? -4. नेक्स्ट इज 2 इंटू i, सो प्लस 2i. नेक्स्ट इज 3i इंटू -2, which is nothing but -6i. Next is 3i into i. This is 3 times i square. Now अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट. So i स्क्वायर का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा? -1. -1 इंटू 3 मतलब ये बनेगा -3, -3 एंड -4, सो नेट हो जाएगा मेरे पास -7. 2i -6i, तो ये कितना बचेगा? -4i. मतलब मल्टीप्लीकेशन किया तो अगेन मैंने कोई फॉर्मूला या कोई टेक्निक यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? मल्टीप्लीकेशन. इसका बेनिफिट क्या होता है समझना. इसका एक बेनिफिट और भी है अपने पास कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में अपने से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर पूछा है. ठीक है, लेट अस से 1 प्लस i, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो. ठीक है, नो डाउट आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर वो फॉर्मूला भी कहां से आया? प्रोडक्ट से आया होगा, तो मैं उसी को यूज करता हूं डायरेक्टली. क्या आई कैन राइट दिस पार्ट एज 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई. बात तो एक ही है. अब क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, सो 1 प्लस आई, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज i का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो i इंटू 1 हो गया अपने पास i, और i इंटू i, दिस बिकम्स i स्क्वायर. अगेन
आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था -1, यहाँ पे लिखा है +1, तो +1 से -1 कैंसिल, i प्लस आई, दिस बिकम्स 2i। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर 2i आया, मतलब दिस इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या आ गया अपने पास 0। सो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करो हमसे बोला है मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4i इंटू 2 प्लस 3i। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? अगेन टेक्निक सेम यूज करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में 3 इंटू 2, दिस बिकम्स 6, 3 इंटू 3i, दिस बिकम्स 9i। नेक्स्ट इज माइनस 4i इंटू 2, मतलब माइनस ऑफ 8i, माइनस 4i इंटू 3i, मतलब माइनस ऑफ 12i स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन पार्ट देखते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू -12, तो ये +12 हो जाएगा, 12 plus 6, so this becomes 18, plus 9i minus 8i, so this is nothing but plus i. So इस तरीके से हमको आंसर मिला कि for this multiplication your answer should be 18 plus i. So कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन भी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, बिकॉज हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना है। द मेन प्रॉब्लम अराइजेस जब आप क्या यूज करते हो, डिविजन, बिकॉज डिविजन डायरेक्टली वर्क नहीं करता। जैसा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, कि फिजिक्स में जब आप दो वेक्टर्स को क्या डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, वैसे ही सेम जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए डिवीजन पढ़ने के पहले हम एक नया टर्म पढ़ेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन। ओके, सो डिवीजन को समझने के लिए हमको पहले एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है समझना, और सेकेंडली इसका डिवीजन को लेके क्या सिग्निफिकेंस है वो देखोगे। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास z, जिसको आपने बोला x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम डिनोट करते हैं z बार। दिस इज नथिंग बट द नोटेशन ऑफ z कॉन्जुगेट, कि जब भी किसी कॉन्जुगेट या नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना हो तो उसको हम z बार इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट इज, इस कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होता है, उसका जो मीनिंग है वो है सिंपल सा, अगर आप x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो वो आएगा x माइनस आई वाई। कॉन्जुगेट करता क्या है एक्चुअली समझना, कॉन्जुगेट जो है वो आपका जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। कॉन्जुगेट का मेन लॉजिक इज चेंज the sign of imaginary part, change the sign of imaginary part। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, मतलब वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। सिर्फ इसका इंपैक्ट किस में होता है, इमेजिनरी पार्ट पे, रियल पार्ट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। सो कॉन्जुगेट अपने को क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके वापस से आंसर दे देगा। लाइक सिंपल सा, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज 2 माइनस 3i। सो 2 माइनस 3i का जब कॉन्जुगेट लोगे तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो z कॉन्जुगेट बनेगा वो आप क्या बोल दोगे, 2 प्लस 3i। मैंने क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के करस्पॉन्डिंग का जो भी साइन था उसको चेंज किया, रियल पार्ट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां भी कुछ मिस्टेक्स करते हो उसको देख लो। सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास माइनस आई प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि i पहले लिखा है बट अपना लॉजिक सेम रहेगा, नोटेशन कुछ भी हो, पहले कुछ भी लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको हमेशा क्या करना है, i का साइन चेंज, या फिर जो भी नंबर i के साथ लिखा है उसका साइन चेंज। तो इसका z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास i प्लस 2। ध्यान रखो रियल के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, रियल नंबर जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सपोज करो z है मेरे पास -1 माइनस 3i। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जब मैं z कॉन्जुगेट लिखूंगा तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा -1 तो एज इट इज, और -3i का कॉन्जुगेट विल बी +3i। ठीक है, सो सिंपल सा, कॉन्जुगेट ने क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन था उसको चेंज कर दिया, वेदर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसका यूज क्या है वो समझना, और सेकेंडली ये डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है,
जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, लाइक अभी हम देखते हैं यहाँ पे डिवीजन के डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वर्क कैसे करता है। सो डिवीजन के लिए भी अगेन सेम चीज, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, लेट देम बी z1 को मैंने बोला x1 प्लस i/1, z2 को मैंने बोला x2 प्लस i टाइम्स y2। नाउ आई नीड टू कमेंट ऑन z1 अपॉन z2, ठीक है, मतलब इन दोनों का हमको क्या देखना है, डिवीजन देखना है। सो आप इसको लिखोगे कैसा, x1 प्लस i/1 अपॉन x2 प्लस i/2। अब यहाँ पे आके हम लोग अटक जाते हैं, क्यों? द रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमने ये देखा है कि मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो रियल पार्ट का रियल से, बट डिवीजन के केस में क्या होगा, तो डिवीजन के केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। होगा क्या, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसी के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो इसी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x2 माइनस i/2 अपॉन x2 माइनस i/2, ये कर सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन डायरेक्टली नहीं होता, उसका डिवीजन हम यूज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, जो भी उसका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद सॉल्व करते हैं। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होता है वो समझना। जब आप बात करोगे z1 अपॉन z2 का, तो अब जो न्यूमरेटर बना है वो तो डायरेक्टली हो गया मल्टीप्लीकेशन, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बनेगा x1 इंटू x2, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस i टाइम्स x1 इंटू y2, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस i टाइम्स y1 इंटू x2, नेक्स्ट इज माइनस i स्क्वायर टाइम्स y1 इंटू y2 अपॉन, जो अपॉन का टर्म है उस पर फोकस करो, क्या वो आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का दिख रहा है? बिल्कुल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा x2 का स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो यहां दिखेगा z1 अपॉन z2, ठीक है। पहले रियल पार्ट पे कमेंट करते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपको रियल पार्ट दिखेगा x1 x2 प्लस y1 y2। इन दोनों में से i कॉमन लिया, जब i कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा y1 x2 माइनस x1 y2, दी होल डिवाइडेड बाय, अपॉन में आ जाएगा अपने पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो बेसिकली ये बनेगा अपना डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कंक्लूजन। कॉन्जुगेट का बेनिफिट क्या हुआ समझना, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जरा देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ आपका रियल नंबर आया और कुछ भी नहीं आया, न्यूमरेटर में जो था वो नॉर्मली क्या बन गया अपना मल्टीप्लिकेशन। तो यही टेक्निक को हम लोग हमेशा यूज करेंगे व्हाइल डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ना उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो डिवीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमको बोला है सिंप्लीफाई 2 माइनस 3i होल अपॉन 1 प्लस i, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे तो हमने अभी सीखा है, जब भी हमको डिवीजन करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम क्या अप्लाई करते थे, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इस पार्ट को लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे। सो 2 माइनस 3i अपॉन 1 प्लस i, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस i, तो 1 माइनस i से मल्टीप्लाई 1 माइनस i से डिवाइड। नाउ जो न्यूमरेटर है यहाँ पे नॉर्मली अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 माइनस i, दिस बिकम्स 2 माइनस 2i माइनस 3i इंटू 1, सो माइनस ऑफ 3i प्लस 3 टाइम्स ऑफ i स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, यहाँ मैंने यूज कर लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 3i स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा अगेन -1, सो -1 इंटू 3 -3 प्लस 2, ये हो गया अपने पास -1, -2i माइनस 3i मतलब -5i होल अपॉन 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा अपने पास 2। सो फाइनली ये हुआ अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म विच इज -1 -5i होल अपॉन 2।
थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। सपोज करो आपको बोला है सिंप्लीफाई 3 + 4i होल अपॉन i टाइम्स ऑफ 2 - 3i। नाउ अब यहां पे समझना, मैंने डिनोमिनेटर में एक टर्म ना देके दो टर्म दिए। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करो कि ये आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के फॉर्म में मिले। मुझे न्यूमरेटर से कोई इशू नहीं है, बट आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद डिनोमिनेटर बिकॉज वहां पे कॉम्प्लिकेट टर्म दिख रहा है। तो क्या इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 + 4i होल अपॉन i मल्टीप्लाई बाय दीज टू टर्म्स विच इज 2i i into -3i। तो ये क्या हो जाएगा -3 टाइम्स i²। नाउ अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 3 + 4i होल अपॉन 2i माइनस दिस, तो i² का वैल्यू -1 -1 इंटू -3 मतलब ये हो जाएगा 3 + 2i। सो पहला स्टेप अपना क्या था, फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन पर्पस दोनों क्या होने चाहिए, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। नाउ अब तो मुझे आता है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। किसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर है 3 + 2i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2i, दैट मींस 3 - 2i से मल्टीप्लाई और 3 - 2i से डिवाइड। अब न्यूमरेटर क्या बनेगा, 3 × 3 दिस शुड बी 9 माइनस ऑफ 6i प्लस 12i माइनस ऑफ 8i² the whole divided by 3 + 2i into 3 - 2i मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 4i²। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i² का वैल्यू हो जाएगा -1 -1 इंटू -8 मतलब 8 8 + 9 is 17 -6i + 12i प्लस ऑफ 6i the whole divided by 9 + 4 because ये हो जाएगा i² is -1 तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 तो 9 + 4 becomes 30। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। दिस इज नथिंग बट 17 + 6i होल अपॉन 13। तो इस चीज को भी ध्यान रखो कि जब अपने पास नंबर सिंपल फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ही डिवीजन को अप्लाई करेंगे। लाइक एक और केस देख लेते हैं इस टाइप का। सपोज द क्वेश्चन इज 2 + i into 3 - i the whole divided by 1 + i into 2 - 3i। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है और साथ में डिवीजन भी, सो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ के लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लो। सो ये कैसा लिखेगा, 2 × 3 दिस becomes 6 2 × i so minus of 2i i into 3 so plus 3i next is i into i मतलब minus of i²। the whole divided by 1 into 2 this becomes 2 1 into 3i so minus of 3i i into 2 so this becomes plus 2i i into minus 3i मतलब minus of 3i²। सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन i² becomes -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 6 + 1 रियल पार्ट हो गया 7 -2i + 3i सो ये तो प्लस i बचेगा। the whole divided by 3i², ये हो गया अपने पास माइनस, तो -3 इंटू -1 प्लस 3 3 + 2 ये हो गया 5 -3i + 2i मतलब माइनस ऑफ i। अब तो आगे का स्टेप पता है, आगे हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सो कॉन्जुगेट बनेगा 5 + i बिकॉज डिनोमिनेटर में था 5 - i। अब i का स्टेप, अगेन न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली फॉर्मूला 7 × 5 दिस becomes 35 7 × i so plus 7i I into 5. So plus 5i. Next is I into I plus I square. The whole divided by 5 minus I into 5 plus I. मतलब ये बनेगा 25 minus I square. Simplify कर लेते हैं. I square is minus 1. 35 minus 1 is 34. 7i plus 5i. This becomes 12i. The whole divided by 25 plus 1. This becomes 26. अब इस केस में एक चीज समझना, यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर नीचे तो उनमें से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जो अपना और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो जाएगा. सो इसी पार्ट में से अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लूं तो ये दिखेगा 17 प्लस 6i होल अपॉन 26 को 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 30.
तो ये होना चाहिए अपना फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। कहने का मतलब वही हुआ कि अपने पास जब भी अलजेब्रा से डील करना होगा तो भले एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, हमने सभी के रूल देख लिए। वी नीड टू बी केयरफुल विद द डिवीजन पार्ट, बिकॉज डिवीजन में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हो तो आपको उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी रियल नंबर में होती है वही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई होती है वो हमने सीखा। नाउ इसकी बेसिस पे मैंने कुछ एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। ओनली फॉर एक्सरसाइज नंबर 1।